बाद अब्बा नज़ला हैज़ा बलगम बुखार जलालत के बानी साहिब चाय हम पानी हम संतान हिंदुस्तान रहमान खान। कॉमेडी शो बिल्कुल भी नहीं है भाई, आज कॉमेडी नहीं कर रहा हूँ मैं। आज मैं अलग अंदाज में हूँ, अलग तरीके से कुछ अलग देखने को मिलेगा। अलग मतलब मैं पत्ते उत्ते पहन के नहीं आऊँगा, इतना अलग नहीं देखेंगे। और मैं टार्जन के खानदान से बिलोंग नहीं करता हूँ। ऑन अ वेरी सीरियस नोट बात करेंगे। आज मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ बैठा हूँ, एक ऐसे इंसान के साथ बैठा हूँ जो बोलते हैं, भरपूर बोलते हैं और ज़ोर शोर से बोलते हैं, डंके की चोट पे बोलते हैं। और बोलते हैं, उनके बोलने के बाद लोग सोचते हैं कौन आया इतना बोल के चला गया, मैं कुछ बोल के नहीं पाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पॉलिटिकल एनालिसिस्ट, हिंदुस्तान के सभी मेजर टेलीविजन चैनल पर प्राइम टाइम पर आकर बोलने वाले, अपनी बात बेबाकी से रखने वाले आज के दौर में एक ऐसा शख्स है, उन चंद लोगों में से जो भरपूर बोलता है, वो आपके सामने हमारे साथ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अशोक वानखेड़े जी। नमस्कार। नमस्कार रहमान भाई। मेरी खुशनसीबी है कि आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये मेरे लिए एक नया तजर्बा होने वाला। देखते हैं आज क्या होगा और आपसे क्या जानने, समझने और सीखने को मिलेगा। और एक नया पर्सपेक्टिव जो है ह्यूमर के अलावा जो आपका है, जो संजीदा है, जिसके अंदर बारीकी है, जिसके अंदर जानकारी है, जिसके अंदर एक तीखा और कड़ा साथ में मीठा प्रहार भी है। वरना आपकी बातें ऐसी है कि मैं उस शख्स को बहुत एडमायर करता हूँ जो अपनी बात बोल भी जाए और लोग उसे पकड़ भी ना पाए। साहब, मुझे बताया गया था कि रहमान साहब के साथ बात होगी जी। मैंने बोला है कौन जी। तो बोला स्टैंड अप कॉमेडियन। तो मैंने को याद एकदम रिकलेक्ट किया, मैंने बोला वही है। तो फिर मुझे बोला गया तो क्या आप बात करना चाहेंगे। मैंने बोला आजकल जो मैं टीवी पे देखता हूँ वो कॉमेडी से कम नहीं है। बिल्कुल। तो एक स्टैंड अप कॉमेडियन के साथ बात करने में तो और मजा आएगी, क्योंकि करता मैं रोज वही हूँ। जरूर सर, कम से कम कोई तो हंसा रहा है सीरियसली। हाँ बिल्कुल। और मैं हमारे एंकर्स को भी स्टैंड अप कॉमेडी में आना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे मूल जुलूल सवाल पूछते हैं। मतलब हनुमान जी और जो किस्सा तो आपने भी सुना होगा कि हनुमान जी और बजरंग बली एक दूसरे के भक्त है, ये भी बताया जाता है। तो ऐसे है, हमारे यहाँ 2000 रुपए के नोट में चिप मिलती है जी जी, है ना। तो ये ऐसे कई हादसे हैं हमारे टेलीविजन पे, तो मैं आदी हो चुका हूँ। तो इसलिए मैंने बोला कि यदि ओरिजिनल स्टैंड अप कॉमेडियन हो तो शायद मजा और आएगा बात करने में। नहीं बिल्कुल, धन्यवाद। बिल्कुल सर, कोशिश करेंगे। मैंने तो आपको देखा है, कई बार देखा है, और मैं बड़ा ताज्जुब करता हूँ कि जिस तरह से, जिस अंदाज में आप भिड़ते हैं, मुंबई की लैंग्वेज में बोलते ना, भिड़ जाते हैं। और कम लोग हैं जो टेलीविजन पर, आप सामने इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी भिड़ता ही हूँ। मतलब जो मेरे वीडियोस हैं, जो भी मैं वीडियोस बनाता हूँ, बगैर सोचे समझे कि इसका क्या परिणाम होगा, मैं अपनी बात रखता हूँ। मैं चंद लोग हैं, उनमें से आप एक हैं जो प्रोमिनेंटली अपनी बात रखते हैं। इवन मुझे एक चीज याद है कि जब वो पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बारे में भी आपने बहुत ठोस तरीके से बात रखी थी। मैंने सोचा ये, तब मैं पहली बार शायद आपको देख रहा था, तो मैंने ये कौन आदमी है जो इस तरह से बोल रहा है और ये नहीं सोच रहा है कि ये बोलने से इसका परिणाम क्या होगा। एक छोटा सा सवाल, डर नहीं लगता सर आपको इस तरह से आप बोलते? डर इसलिए नहीं लगता कि दुकान नहीं है, पत्रकारिता पेशा है जी। जिस दिन मैं इसको दुकान कहूंगा उस दिन फिर ग्राहकों का इंतजार होगा। जब ग्राहकों का इंतजार करूंगा तो आपको झूठ बोलना पड़ता है जी। और मेरा हमेशा होता है सवाल सत्ता से होगा जी। सवाल विपक्ष से नहीं होगा, क्योंकि मेरा भविष्य, मेरे देश का भविष्य आपके हाथ में है। तो सवाल तो आपको होगा। और वॉच डॉग है जहाँ खट्टा आवाज आती है, भौं करके बोलते हैं। आजकल तो यही लग रहा है, बोल रहे हैं। अब आजकल कई हमारे यहाँ लोमड़ियाँ भी आ गई है, वो शेर की खाल पहन के, वो तो आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके बीच में यदि आवाज आती है तो उनको लगता है कोई तो बोल रहा है, इसलिए आप जो कहते हैं कि प्रोमिनेंटली दिखते हैं, वो ये कारण है। मतलब मेरा तो मतलब देखिए, जैसे आपके अंदाज से तो एक बात जाहिर हो जाती है कि आपको परवाह नहीं है। आप मतलब एक इंसान होता है, जब वो इस तरह के प्लेटफॉर्म पे आता है तो उसको दोबारा आने की भी लालसा होती है। आपके अंदाज से लगता है कि भाई मुझे बुलाओ मत बुलाओ, मैं तो बोलूँगा। और मेरा एक अहम सवाल ये है कि आजकल जो कि चुप रहना ट्रेंड में चल रहा है। बोलना एक ऐसा अमल है कि मुंह में जबान रखने वाला हर आदमी जानता है कि मुझसे बेहतर ये आदमी ये काम कोई और नहीं कर सकता। लेकिन चुप रहना बहुत बड़ा आर्ट है, फन है। अगर यकीन नहीं आता तो कोई अडवाणी जी से पूछ सकता है, वो तो 7-8 भाषाओं में चुप रह लेते हैं। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब चुप रहने का चलन है, लोग इसलिए नहीं बोलते कि इसका परिणाम बहुत घातक हो सकता है, तो आप क्यों कर और कैसे बेबाकी से बोल रहे हैं? मतलब आप नहीं
सोचते कि यार इसका रिपरकशन बहुत आपने तो भारतीय जनता पार्टी मौन व्रत पे है, इस देश की ब्यूरोक्रेसी मौन व्रत पे है, और दुर्भाग्य है हमारी जुडिशरी भी मौन व्रत पे है। जो सरकार कहती है उसी पे हम चलने का प्रयास करते हैं। या बोलने का टेंडर इसी के पास है, वही बोलते हैं, झूठ पे झूठ बोलते हैं, जो चीजें नहीं है उसे बोलते हैं। नारी के गैस से सिलेंडर गर्म करते हैं। ये बहुत अच्छा जोक था सर। बादल के पीछे छुपने से रडार पे नहीं आते, ये बोलते हैं। और एयर स्ट्राइक करने वाले पायलट चरण स्पर्श करने गए थे, माँ बाप जा रहा हूं, आप बताइए मैं क्या करूं, बादल है। तो उन्होंने कहा कि कोई चिंता की नहीं, बादल के नीचे छुप के जाइए। 4 सदियों के संतों को इकट्ठा चर्चा करवाते हैं। दीनदयाल उपाध्याय जैसे लोगों को किसी और विषय का ज्ञाता बताते हैं। वो ऐसे डिग्री धारक है कि जो डिग्री विश्व के किसी विद्यालय में पढ़ाई नहीं जाती। तो ऐसे ज्ञानी पुरुष के पास बोलने का टेंडर है, तो बाकी सबको चुप ही रहना है। क्योंकि यदि आपने मुंह खोला, आपका पासपोर्ट बदल गया, या तो आप पाकिस्तानी हो गए, कई बार भेज या चाइनी हो गए, तो कई बार भेजा जाता है। तो मैं बिल्कुल पासपोर्ट पकड़ के रहता हूँ, पता नहीं कब मेरा देश निकाला हो जाएगा, कब मेरी सिटीजनशिप रातों रात बदल जाती है। ये है वर्तमान में ट्रेंड है 2014 से। इसीलिए मौन व्रत कला नहीं, मजबूरी है। अच्छी बात कही आपने। और ये जरूरी है जिंदा रहने के लिए। आजकल तो यही लग रहा है जो सर पे कफन बांध के बैठे हैं वो थोड़े बहुत सवाल पूछते हैं। इसलिए अब वो कानों में, अंधों में काना राजा, वैसी स्थिति हमारी है। सब अंधे हो गए तो हम एक काने होते हुए भी चल जाते हैं उनके बीच में। इसलिए लोग पूछते कि बोलते क्यों हो। नहीं भाई, ये बड़ी बात है, दिल मुर्दा चाहिए बोलने के लिए, अदरवाइज मतलब कौन बोलता है। जो एक अहम सवाल है, एक आजकल जो किसान आंदोलन के बारे में जो लोग पूछ रहे हैं, मतलब कई लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन कि है क्या किसान बिल है क्या। और एक सवाल सीधा सीधा आपसे मैं पूछता हूँ कि लोग कह रहे हैं कि ये किसान आंदोलन जो है, इसको लोगों को गुमराह किया गया है, भड़काया गया है, फुसलाया गया है, किसानों को जो है गलत तरीके से इंस्टिगेट किया गया है। आपकी क्या राय है कि आपको भी लगता है किसानों को लोगों ने भड़का दिया, अपोजिशन ने भड़का दिया, इसकी वजह से किसान? रहमान भाई, आपके सवाल में 3 पार्ट है जी। पहला पार्ट कि ये 3 लॉ क्यों आए, 3 कानून क्यों बने। ये कानून मतलब मैं चाहता हूँ दर्शकों को आप समझाएं। यदि दर्शकों को मैं ठेठ भाषा में बोलूं, जो अपनी गांव की भाषा है, सरकार के पल्ले कुछ नहीं देने को, एमएसपी का भूत रात को नींद नहीं आने देती इनको। जब बोलते हैं मन धन की तन की बात जो भी होती है आजकल, उसमें जो बोला जाता है कि किसान भाइयों को मैं धन्यवाद देता हूं कि इतनी बम पर फसल उन्होंने उगाई है, तो उस टाइम पेट में बहुत बड़ा गोला होता है कि ये खरीदनी भी पड़ेगी। बाप पैसा कहां से लाऊं, ठंडन गोपाला, यहाँ पैसा ही नहीं। तो जब आपको एमएसपी नहीं देनी है तो किसान का उपज कहीं और बेचने की व्यवस्था करनी है। अब आप खरीदार हैं, आपके पास पैसा है, तो आप माए बाप है। तो मैंने आपको कहा कि आप ये खरीद लीजिएगा, आपने कहा कि पागल समझ के रखा है। 4 क्विंटल से ज्यादा 5वां क्विंटल मिल जाएगा तो साला सजा होती है। तो अच्छा, तो ये जो स्टॉक लिमिट का लफड़ा है, हाँ खत्म करो इसको। आप तो खरीदोगे? बोले हाँ खरीदेंगे। फिर बोला अरे मंडी का लफड़ा है तुम्हारे यहाँ, कौन मंडी में जाएगा खरीदने, हम तो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं, हम हमारे घर में आवाज लगा देंगे, ए आओ 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 आओ, जैसा लगता है गाड़ी में, बैठो 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 बैठो। वैसे हम किसान को बोलेंगे है क्या कोई खाद लेने वाला, बेचने वाला, चलो आ जाओ मेरे मंडी में बेचो। ये तुम्हारी मंडी में मैं नहीं जाऊंगा खरीदने के लिए, पैसा है मेरे पास। सरकार माए बाप क्या करती है, किसानों को भलाई के लिए वहां घुटने टेकती है। उन्होंने कहा हम मंडियां बंद करेंगे, हमारा किसान किसी भी जगह से कहीं भी माल बेचने चला जाएगा। अरे 5 एकड़ का किसान है हमारे यहाँ, 98% किसान जो है उसकी होल्डिंग 10 एकड़ से नीचे है। वो बेचारा किसान कोकण से बंबई नहीं आ सकता, पूना की सब्जियां दिल्ली बंबई आने में राम बोलती है। वो केरल जाएगा बेचने, उसकी मजबूरी है, वो पास के मंडी में ही जा सकता है। आप वो मंडी को बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन मंडी से बड़ी दूसरी मंडी खड़ी कर रहे हैं। आज मंडी में टैक्स देने के बाद भी कई मंडी फी है, कई मंडी टैक्स है, मंडी की हालत जर्जर है। जब मंडियों में कोई लेने वाला नहीं होगा
सरकार तो लेगी नहीं। मैं बता देता हूँ, सरकार बड़ी शानी है, हमेशा बोलती है एमएसपी पे माल लेंगे, और जब किसान माल लेके आता है तब वो बोलते हैं कि अभी परचेसिंग काउंटर खुलने में टाइम है। फिर वो आता है अधिकारी कि मैं माल खरीदने आया हूँ, लेकिन बारदाना नहीं है, कलकत्ता से मंगाए हैं, बारदाना आने में 1 सप्ताह होता है। जो किसान अपने घर की उपज लेके मंडी में आया, वो 5 दिन के बाद टूट जाता है और बाहर किसी को बेच देता है। फिर वो धन्ना सेठ एमएसपी पे बेचता है और ऊपर का प्रॉफिट खाता है। ये होते आ रहा है। तो सरकार कई कारण ढूंढती है माल न लेने के जी। ऐसे में ही ये मंडी की भी हालत ऐसी होगी। 2006 में बिहार में ऐसे ही प्रयोग किया, नया इन्वेस्टमेंट आया, कुछ नहीं, वहाँ का किसान रो रहा है बेचारा। और वो किसान कैसा रो रहा है, ये लालू प्रसाद यादव के बेटे की जो पार्टी, लालू प्रसाद की जो पार्टी है आरजेडी, उसने अकेले में लड़ते हुए सबके नाक में दम दिया और उसको जो सीटें मिली है वो बिहार का राजनीति बताता है आपको कि वहाँ का किसान सत्ता के साथ नहीं है। ये तो बिल्कुल ऐसी मरती हुई, बिल्कुल बचती हुई सरकार बची है। 3 लोगों की सरकार है वो टिकी हुई। जिस दिन कोई भी एक आध नाराज हो जाएगा, सरकार गिरने की स्थिति में आएगी। हालांकि गिरेगी नहीं, क्योंकि बीजेपी को सरकार चलाना आती है, उनको लोगों को तोड़ना आता है, लोगों को जोड़ना आता है, ये सब करते हैं। एक ये हो। तीसरा इसमें था कारपोरेट फार्मिंग। अब कारपोरेट फार्मिंग का प्रॉब्लम ये है कि किसान को क्या प्रॉब्लम है। देखिए, यदि सरकार जो कह रही है, यदि मैं कहूँ किसान बुआई करेगा, उस समय वानखड़े लिमिटेड का कोई आदमी आएगा, बोलेगा क्या बोया, चना कितने एकड़ है, 10 एकड़, चलो मैं 780 रुपये क्विंटल से खरीद रहा हूँ, ये एडवांस पकड़ो। मैंने एडवांस पकड़ा। उसके बाद चना आया, चना कितना आएगा मुझे भी पता नहीं, गैम्पल है अपने एग्रीकल्चर। जब चना आता है तब मार्केट में भाव 500 हो जाता है। वानखड़े लिमिटेड पे आता है वो आदमी, साहब आपने 760 में बोला था। बोला तो था, लेकिन अभी लूंगा नहीं। अरे मैं कहाँ जाऊंगा, कलेक्टर के पास जाओ, कलेक्टर के कोर्ट में जाएगा। वह टाइम लिमिट नहीं है। उस किसान को अपनी फसल पड़ी हुई है, 780 में बेची हुई, कुछ पैसा मिल गया है, बाकी पैसा उसको जो मतलब 1% मिल गया है, बाकी पैसा मिलना है। वो कलेक्टर के ऑफिस जाएगा, उसका नंबर 8 महीने बाद लगेगा केस हियरिंग में, क्योंकि टाइम लिमिट नहीं है। वो थक हार के 500 में दे देगा, बोलेगा आप ही ले लो ना 500 में, 780 की जगह पे थोड़ा बहुत ही एडजस्ट करके ले लो, किसान की मजबूरी हो जाएगी। लेकिन मैं इससे भी नहीं मानता, मुझे इससे आगे का डर है। जिस दिन कारपोरेट सेक्टर का परचेसर जो खरीदने वाला है वो अपने हिसाब से बुआई शुरू करवाएगा, वो किसान को कहेगा कि इस बार चना मत बोना, तू मूंग बोएगा तो मैं खरीदूंगा, तो हमारे देश का बैलेंस बिगड़ जाएगा अनाज का। पता पड़ा इंटरनेशनल मार्केट में मूंग की डिमांड है, तो ये मूंग बो के मूंग लेकर एक्सपोर्ट कर देगा। बहुत डेंजरस सिचुएशन है। लेकिन हमारे यहाँ चना हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये जो बैलेंस है ये बिगड़ने का, इसके ऊपर कोई चेक नहीं है। और ये पहले से होता आ रहा है, ये प्लानिंग आज की नहीं है, बहुत पहले से प्लानिंग थी। क्योंकि 1-1 लाख टन अनाज भंडारण करने के जो साइलो बने हैं वो एक दिन में नहीं बने, उनको बनने में 2 साल लगे हैं। यदि किसी बड़े कारपोरेट हाउस के साइलो बन के तैयार है, इसका अर्थ उनको मालूम था कि ये एक्ट आने वाला है, हम लाने वाले हैं, आने वाला नहीं, हम लाने वाले हैं, तो हमें भंडारण चाहिए, तो ये भंडारण होता। ये मजबूरी है किसान की। एक सवाल आपसे, दूसरा इसी का दूसरा सवाल था कि ये कांग्रेस और विपक्ष इसको भड़का रहा है जी। कांग्रेस मुक्त भारत बना चुके हैं, ऐसा क्रेडिट बीजेपी लेती है जी। बिल्कुल। जब कांग्रेस मुक्त भारत है तो सर ये कहां से आ गया कांग्रेसी? यदि हरियाणा और पंजाब का किसान वहां है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, उसने भेजे किसान, हरियाणा में तो बीजेपी है। यदि हरियाणा में बीजेपी, पूरा हरियाणा का किसान बैठा है बॉर्डर पे, इसके मायने हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नैतिक अधिकार ही नहीं है सत्ता में रहने का, क्योंकि जनमत खो चुके हैं। तो आप मानो विपक्ष तेज है, आप मानो विपक्ष हावी है, आप मानो विपक्ष ने आपको पिछले 80 दिनों से और 14 दिनों से बॉर्डर पे घेर के रखा है, आप मानो आप मीटिंग पे मीटिंग ले रहे हैं,
विपक्ष आपको पानी पीने नहीं दे रहा है, आप मानो विपक्ष है। और तीसरा प्रश्न आपने जो कहा, ये बाहर के लोग हैं, इस पे तो बहुत बड़ी बात कही। यदि एक खालिस्तानी है और चीनी है, और चीन, पाकिस्तान और खालिस्तान के भरोसे आंदोलन हो रहे हैं, तो उन तमाम मंत्रियों को इस्तीफे देने चाहिए जो किसानों के साथ चर्चा कर रहे हैं। आप खालिस्तानियों से चर्चा कर रहे हैं, आप चीनी लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं, आप पाकिस्तानियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। गृह मंत्री भी चर्चा करने गए थे, इस्तीफे उनके भी होने चाहिए। और यदि वो किसानों से चर्चा कर रहे हैं तो सजा उनको होनी चाहिए जो बेशरम है, किसान का अनाज खा के किसान को गाली देता है। और इसमें कोई पान की दुकान पे थूकने वाला, पिक मार के तंबाकू खा के थूकने वाला आदमी नहीं है जी। इस देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक मंत्री है जिनका नाम दानवे है। मैं अभी एक जगह मैंने उनको स्टैंड अप कॉमेडियन कहा था। अच्छा। बीजेपी के कॉमेडियन है, लेकिन फिर आप सामने बैठे तो मैं आपको बेइज्जत नहीं करना चाहता। मैं एक नाम और देना चाहता था, लेकिन फिर उससे राखी सावंत नाराज हो जाएगी, इसलिए मैं उनका भी नाम नहीं ले रहा। लेकिन वो मस्करे हैं, और ऐसे मस्करे केंद्रीय मंत्रिमंडल में हैं। ये हम लोगों का दुर्भाग्य है, ये देश का दुर्भाग्य है। सही कह रहे सर, हम तो चुटकुले बेच के कॉमेडी करते हैं, लोग तो ज़मीर और देश बेच के कॉमेडी कर रहे हैं। फर्क इतना है बस, और ज़्यादा फर्क नहीं। एक अहम सवाल जो मेरे जहन में, जो इतने दिन से मैंने भी जो फॉलो कर रहा हूँ हर जगह, कि जैसा रूप ले रहा है जो किसानों ने मतलब नाको चने चबवा दिए, बट ये कहा जा रहा है कि अभी कॉर्पोरेट की भी मध्यस्थता इसमें हो सकती है। और उन्होंने जैसे उनके जियो सॉन्ग को और जियो फोन को पोर्ट करने के लिए जो कहा है, और लाखों में लोगों ने पोर्ट किया है, वो सीधा कॉर्पोरेट की नब्ज पकड़ी किसानों ने। अब सवाल ये कि ऊंट किस करवट बैठेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट की एक टेंडेंसी है, जितना कि आप भी समझते हैं कि ये दो लोग हैं, जो एक चाणक्य और एक साहब जो है, तो ये दोनों की एक टेंडेंसी है। ये लोग जल्दी ये मूंछ का मामला मान लेते हैं बहुत सारी मामलात में, ये जल्दी झुकते नहीं। इनके हिसाब से अगर ये सरेंडर कर देते हैं और अगर किसानों की बात मान लेते हैं, तो ऐसे बहुत सारे जो है ना आंदोलन खड़े हो जाएंगे देश में। इनके सर पे सबसे बड़ा टेंशन ये। आपको क्या लगता है कि ये सरकार झुकेगी किसानों के आगे, किसानों की जो मेहनत है वो रंग लाएगी, या फिर इसको ठंडे बस्ते में चला जाएगा और वही भाग के तीन बात हो जाएगा फिर वापस? जी, यूनानिमसली एक बिल पास किया था, लैंड एक्विजिशन बिल। माननीय सुमित्रा महाजन जो बाद में स्पीकर बनी, वो स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन थी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की। उस हैसियत से वो बिल उनके चेयरमैनशिप से अंडर से निकल गया था। मेरा सौभाग्य था कि उस बिल के फॉर्मेशन में मैं लगातार उसको मॉनिटर कर रहा था, क्योंकि उनके मेरे माँ बेटे के संबंध थे, है अभी भी। तो वो मैंने देखा कैसा बिल बनाया गया था। यूपीए की सरकार थी, लेकिन बीजेपी ने अपने सारे पॉइंट डलवा के वो बिल पास करवाया था, और यूनानिमस हुआ था। 2014 आ गए, साहब जी आ गए, उन्होंने उस बिल के साथ छेड़खानी करी और एक अध्यादेश लाया। अध्यादेश तब लाया जाता है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, और पार्लियामेंट आते से ही उसको तुरंत आपको पास करवाना पड़ता है, या तो 6 महीने या पास करवाना पड़ता है। पार्लियामेंट आई, हिम्मत नहीं हुई पास करने की, देश में आंदोलन हुआ, वो अध्यादेश फिर उन्होंने लाया टाइम समाप्त होने के बाद, फिर तीसरी बार लाया 18 महीने के बाद अध्यादेश विड्रॉ कर लिया जी। जब हमारे साहब कोई चीज विड्रॉ करते हैं तो तमाम लोगों को साफ सूंघ जाता है, उसकी चर्चा कोई नहीं करते। साहब की खासियत है, आपने जो बोला ना मूंछ का बाल है, वो मूंछ का बाल हमेशा रहता है उनका। वो बेधड़क ये बोलेंगे कि मैंने निर्णय ले लिया है 3 बिल वापस लेने के, क्योंकि किन्हीं मूर्खों ने पास किए थे। मैं पहले दिन से इसका अपोज था। जो आदमी सीने पे हाथ रख के ये बोले पब्लिकली कि रेलवे से मेरे से ज्यादा कौन जुड़ा हुआ है, जिसने अपनी जिंदगी रेलवे स्टेशन के चाय से शुरू की। ये बात अलग है कि उनके यहाँ जब वो चाय बेचने की बात कर रहे थे तब रेलवे स्टेशन ही नहीं था,
ये अपने आप में एक जोक है। मैंने तो बोला ना उसमें, इसलिए तो मैंने बोला कि आप लोगों का आजकल काम कम हो गया, बिल्कुल है ना, नेता ही करने लगे। तो उन्होंने कहा कि रेलवे प्राइवेटाइज हो ही नहीं सकती, आज धड़ल्ले से रेलवे प्राइवेटाइज कर रहे हैं। जो बोला था उसके ऊपर हम कैसे आरोप करेंगे? जीएसटी को रोकने वाले कौन? जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन कौन थे? नरेंद्र मोदी जी थे। सिंगल रिटेल ब्रांड में, जो सिंगल ब्रांड रिटेल में जो पैसा आने वाला था, सबसे ज्यादा अपोज किसने किया था? साहब ने किया था। सबसे ज्यादा पैसा किसने लाया? साहब ने लाया। तो मैं करूं तो सदाचार, आप करें तो व्यभिचार। जब इस तहत आप जी रहे हो तो, और जब वो वापस जाएगा फिर इसमें भी साहब कितने बड़े हैं, साहब का दिल कितना बड़ा है, इसका महिमा मंडन करने के लिए हमारे मीडिया में भीड़ लगेगी। मीडिया में रात के डिबेट गर्म होंगे। सुनता है भारत, ऐसा प्रधानमंत्री कभी हुआ ना होगा। वो किसानों के लिए जिसने बिल वापस लिए, वो प्रधानमंत्री कहीं देखने को नहीं मिलेगा। यह है भारत का सुपुत्र, यह है किसानों का हितैषी, और हम ताली बजाएंगे। अच्छा लगता है सर वो जब ऐसा करते। तो मैं बचपन में ना मदारी का खेल देखता था ना, हाँ। तो मैं मिस करता था कि मदारी है कहाँ, लेकिन जब बहुत मिस करता हूँ तो मैं प्राइम टाइम 9 बजे लगा के देख लेता हूँ। सर उसको, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है, और मतलब एनिमेटेड कॉमेडी जो मैं देखा टेलीविजन पे, मैं समझा कि मैं एक लेट नाइट कॉमेडी शो देख रहा हूँ। लेकिन जब उन्होंने जो किया कि ये सलमान उद्धव जी, अर्नब के बारे में, अर्नब को जिस तरह से घसीट के लेकर गए, क्या आपको लगता है कि यार इस तरह से घसीट के नहीं लेके जाना चाहिए? आदमी है, पुलिस इस तरह से खींचते हुए लेकर गई, जैसे मम्मी लेके आती है और वो ऐसे कर रहे थे कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो ये थोड़ा सा मेरा अलग टोन में, थोड़ा ह्यूमैनिटी पॉइंट आउट से भी देखना चाहिए। देखो हम हमेशा पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, आप भी कॉमेडी करते हो, लेकिन कभी इंसानियत के नजरिए से भी देखना चाहिए। अब आप देखिए, अर्णव गोस्वामी एक चैनल के मालिक हैं, ठीक है, तो अच्छे मालिक है, बहुत अच्छा पैसा है उनके पास, अच्छी सैलरी है, तनख्वाह है, अच्छा खाता पीते हैं, अच्छे रिवाज में ये करते हैं, उनका वेट बहुत ठीक ठाक है। अब उनको लेने मुंबई पुलिस पहुंची। अब मुंबई पुलिस के किसी भी सैलरी स्ट्रक्चर देखिए आप, है ना, ये रिक्शे वाला ज्यादा कमा लेता है उनसे। अब वो बेचारा बॉम्बे जैसे शहर में रहेगा एक कमरे में, और जो उनको लंच आता है वो दो चार पूड़ियाँ और सब्जी आती है वो खाएगा, उसमें कहाँ से स्ट्रेंथ आएगी? अब वो गए, ये निकल नहीं रहे थे, उठाने का प्रयास किया, अब नहीं उठा पाए तो आदमी क्या करेगा? जैसा वैसा लाए तो वो घसीटते हुए दिखाई दिए, इसलिए कहते हैं। मैंने बात की उनसे, तो उन्होंने कहा कि सर क्या करें, उठा नहीं पा रहे थे। तो मैंने बोला आप थोड़ा सा ट्रेनिंग लेते। बोले उठाने का भी ट्रेनिंग होता है क्या? मैंने हाँ। बोले कहाँ से मिलेगा? मैंने एक बीपीएल के चंद्रशेखर उद्योगपति थे, आजकल राज्यसभा के मेंबर है बीजेपी से, मैंने ट्रेनिंग उनसे लेते। उन्होंने अर्णव को उठाया, आप उनसे ट्रेनिंग लेते, तमाम भक्तों से जो नॉन इशू को इशू बना के उठाते, आप ट्रेनिंग लेते अर्णव की पूरी टीम से जो टीआरपी को उठाते। केस चल रही है भी, मैंने फिर सुना कोई अरेस्ट हो गया है, हाँ, लेकिन वो पत्रकारिता पे हमला है। उनके यहाँ कुक भी अरेस्ट हो जाता है तो पत्रकारिता पे हमला होता है। वो चौथा स्तंभ इतना कमजोर है, कभी भी हिल जाता है, कभी भी हिल जाता, कोई भी उठा लेता है। तो ये उनसे उठाने की यदि ट्रेनिंग लेते तो शायद एक घसीटने वाला आरोप नहीं लगता। ये मेरा विश्लेषण है, मानवीय दृष्टि से। बिल्कुल, मतलब हम जितना सोचते हैं उससे 3 कदम आगे चले जाते हैं। कई बार सोचते हैं उनको खुले में रखेंगे तो बहुत घातक हो जाएगा। तो बहरहाल सर, एक मेरे लिए भी एक बड़ा एक दिलचस्प तजुर्बा था एक राजनीतिक विश्लेषक से बात करने का, और जैसा कि मैंने आपको देखा था टेलीविजन पे बेबाकी से बोलते हुए, और मुझे ये अच्छा लगा कि आप, कुछ लोग होते हैं बोलते हैं और कुछ लोग होते हैं जो जानते हैं फिर बोलते हैं। तो आपकी जानकारी, आपकी समझदारी, आपकी जो ये वाक जो है बहुत अच्छा लगा, और मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ कि जो बेबाकी से आप बोलते हैं ये बेबाकी आप जारी रखें। मैं आपका फैन हूँ रेवंत जी। मैं उस सर्वशक्ति से मैं भी प्रार्थना करता हूँ कि मेरी जुडिशरी, मेरी मीडिया, मेरे नेता, इनको अकल आए, ये थोड़े सीरियस हो जाए ताकि आपका बिजनेस चले, आपका काम चले। बहुत